Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम स्केलर्स और वेक्टर्स का जो आगे का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सेकंड वन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उनके फॉर्मूलेस क्या होंगे, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं जो कुछ आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो ये दो किताब में से पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों किताबों का यूज़ करके फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप MCQs अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है। ओके, सिर्फ रट्टा मार के या कुछ MCQs देख के, कुछ शॉर्टकट मेथड देख के आप JEE में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा स्कोर करने के लिए एक ही मंत्र है, कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, तो आज हम वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब किन वेक्टर्स का एडिशन होता है या किन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल या इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी जब वेक्टर होता है, सो दिस वेक्टर कंटेन थ्री इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज अ मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज अ डायरेक्शन, a third one is it represent any physical quantity. ओके, सो कोई भी वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस वेक्टर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा, उस वेक्टर को या वो वेक्टर किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे F बार ये जो भी है दिस रिप्रेजेंट द फोर्स वेक्टर। ओके, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए यहां पे हम दूसरा एक वेक्टर कंसीडर करेंगे विच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये है फोर्स का वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दो वेक्टर्स का क्या एडिशन हो सकता है, क्या ये दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो सकता है? द आंसर इज दैट नॉट। ऐसे ही दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सो इतना याद रखिएगा, भले ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है लेकिन इन दो वेक्टर्स का एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी वेक्टर है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो भी वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों वेक्टर्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही दो वेक्टर्स जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, whatever their directions, whatever their magnitudes, लेकिन कंडीशन एक है कि वो दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब जाके उनका एडिशन हो सकता है या उनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन। ओके, तो इतना क्लियर होने के बाद अब हम यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लॉज को स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे, उसके बेसिस पे फॉर्मूलेज आएंगे कुछ, और बाकी जो भी है इसी के बेसिस पे, यानी ये एक अच्छी तरह से समझ में आता है हमें तो बाकी ऑटोमेटिकली ये तीनों समझ में आएंगे। सो सेकंड वन इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड वन इज अ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स है तो तब जाके हम पॉलीगॉन लॉ यूज़ करेंगे। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं,
इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, ओके, दो वेक्टर्स जो भी है नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors. ओके, सो ये जो भी स्टेटमेंट है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर, ओके, इसको मैं p वेक्टर कहूँगा। दिस इज द सेकंड वेक्टर जिसको हम q वेक्टर कंसीडर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर p वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर। अब देखिए, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ओके, अब ये जो भी वेक्टर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, सो देयरफॉर दीज आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम इमेजिन कर रहे हैं और इस पैरेललोग्राम की ये दो एडजेसेंट साइड्स है, ओके, सो दिस टू आर द एडजेसेंट साइड्स। ये दो एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, ये दो एडजेसेंट साइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो नॉन जीरो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, इन दोनों का जब एडिशन होगा, p वेक्टर और q वेक्टर का जब एडिशन होगा उसका जो भी रिजल्टेंट बनेगा, ओके, so resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors, okay, so यहाँ पे वो diagonal रिजल्टेंट हमें देता है जो कि उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ पे ये दो वेक्टर का इंटरसेक्शन हुआ है। सो p वेक्टर और q वेक्टर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं, यानी इस डायगोनल की बात हो रही है और उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो भी है ये रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर, ओके। सो यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा इट इज अ r वेक्टर। सो यहाँ पे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हैं लाइक दिस वन। सो r वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। सो दीज आर दी two vectors are represented by the adjacent side of the parallelogram and r is a resultant, okay, so which is along the diagonal of that parallelogram passing through the same point at which these two vectors are intersect, okay, clear है, okay। अब हमें ये प्रूव करना है। अब जो भी रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि वो भी वेक्टर है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओके। सो जो भी वेक्टर r है यानी रिजल्टेंट, उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ओके। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे ये जो भी q वेक्टर है इसका इक्वल वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ओके। इक्वल वेक्टर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इक्वल वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ओके। तो इसका इक्वल वेक्टर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। दिस इज अ q वेक्टर, ये जो भी वेक्टर है ये q वेक्टर है। और एक चीज यहाँ पे, ओके, ये q वेक्टर में ड्रॉ कर लिया। अब मान के चलिए कि थीटा एक एंगल हम कंसिडर करेंगे, ओके, इन बिटवीन दिस टू वेक्टर। सो दिस एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर विच इज इक्वल्स टू थीटा। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ओके। ये जो भी एंगल है दिस इज अ थीटा, ओके। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इतना हमें याद रखना है। अब हमने इसका इक्वल वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इस लाइन को आगे लेके जाता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। p वेक्टर की जो भी लाइन है ये इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, ओके। सो ये जो भी इंटरसेक्ट बन रहा है यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे O,
और बाकी पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनको भी नाम दे देंगे, जो वर्टाइसेस है उनको नाम दे देंगे। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ ए, दिस वन इज अ बी, दिस वन इज अ सी, दिस वन इज अ डी। और ये पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, अब इसमें ये जो भी वेक्टर है ए से लेके बी तक, दिस इज द पी वेक्टर, बी से लेके सी तक ये क्यू वेक्टर है, क्योंकि इसका ही इक्वल वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और ए सी जो भी है वो रिजल्टेंट है आर वेक्टर। सो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ए बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी वेक्टर को। ओके, ए बी इज अ पी वेक्टर। उसके बाद ए सी जो भी है दिस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। और उसके बाद बी सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्यू वेक्टर को। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर द ट्राइंगल। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का, उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर द ट्राइंगल ए ओ सी। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल जो भी है 90 डिग्री का है, ए ओ सी ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में वी कैन राइट हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ए सी स्क्वायर is equals to AC square is equals to AO square plus CO square। अब AC क्या है बेटा? AC is a R। अगर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, सिर्फ वो लेंथ लेते हैं, सो वी कैन राइट हियर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर। सो A से लेके O तक अगर हम इसको डिवाइड करते तो इट इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ओ। सो यहाँ पे ए बी कितना है? पी वेक्टर है। ओके, सो एक बार लिख ही लेता हूं मैं यहाँ पे ए बी प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये इतना तो हमने लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू? इट्स अ थीटा। अब यहाँ पे इसी का इक्वल वेक्टर हमने ड्रॉ किया था और इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए। यानी ये एंगल कितना बनेगा? दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ओके, सो इट इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो E इसका इक्वल वेक्टर है, इसलिए इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया है, तो ये एंगल थीटा बनना चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q है। अगर Q का एक मैं इस जगह पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं इस ट्राइंगल के लिए, साइन थीटा क्या है? इट्स अ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड कितना है? सो सी से लेके ओ तक यानी ओ सी या सी ओ अपॉन क्यू। सो इसके बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि ओ सी इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा। ओके, उसी तरह अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे हमें बाद में लिखने के बाद जो भी आउटपुट आएगा, सो बी ओ इज इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा। तो ये दो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिले हैं इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो हियर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? देखिए ए बी, ए से लेके बी तक कितना मैग्नीट्यूड उसका? P। सो P प्लस B से लेके O तक BO कितना है? Q cos थीटा। सो Q cos थीटा और इसका क्या बनेगा यहाँ पे? स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। अब CO स्क्वायर या OC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है?
ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। उस हिसाब से यहाँ पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस p q कॉस थीटा। ओके, सो ये होगा ब्रैकेट के वैल्यू प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ और क्यू स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होता है 1। तो इसकी वजह से इनके दोनों का रिजल्टेंट जो भी आता है सिर्फ क्यू स्क्वायर आएगा। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ओके, सो आर स्क्वायर की वैल्यू इतना आ चुका है विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं सो फाइनल आंसर आएगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर, ये वाला टर्म मैं पहले लिखता हूँ, ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, सो ये जो भी आया है दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 times of magnitude of first vector into the magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two vector plus magnitude of the second vector square। तो इतना इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? सो P का जो भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर का और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उन दोनों में का एंगल कितना है उसके ऊपर ये मैग्नीट्यूड डिपेंड रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो भी है इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मिल चुका है, लेकिन उस रिजल्टेंट ने पी वेक्टर के साथ यानी फर्स्ट वेक्टर्स के साथ कितना एंगल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस एंगल कंसिडर दैट दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि tan ऑफ अल्फा अगर हम लिखते हैं, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आया है उस रिजल्टेंट वेक्टर ने फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल किया है, यानी उससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ओके, ये मिल चुका है। अब उसका डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा पता होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसी ट्राइंगल को इमेजिन कीजिए ए सी ओ या ए ओ सी ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है CO अपॉन AO। अब CO की वैल्यू कितना है? सो CO की वैल्यू हमने जस्ट लिखा था विच इज इक्वल्स टू कितना था वो, इट्स अ Q, ये P पॉइंट है, सो Q साइन थीटा ये वाला अपॉन सो A से लेके O तक ये वैल्यू कितना है P है और ये वैल्यू कितना है Q कॉस थीटा। तो यहाँ पे P प्लस Q कॉस थीटा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, सो दिस अल्फा के बेसिस पे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलेस मिले हैं। द फर्स्ट वन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें पता चल चुका है और उसी के बेसिस पे ओके हमें रिजल्टेंट वेक्टर ने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, कैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर ने सेकंड वेक्टर के साथ कितना एंगल किया है। अगर इस एंगल को
अगर इस एंगल को अगर मैं बीटा कंसिडर करता हूँ, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ने सेकंड वेक्टर के साथ कितना एंगल किया है, बीटा वेक्टर, तो यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने वो निकाला है उसी तरह यहाँ पे tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सो P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। तो इसके बेसिस पे बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। Okay, so this is a beta. What is a beta? It is an angle made by the resultant vector, angle made by the resultant vector with respect to the second vector, that is a Q vector. तो अल्फा चाहिए तो अल्फा के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बीटा के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ पे देखिए कि दो वेक्टर्स अगर दिए हैं जिनको हमें ऐड करना है, सो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर में का एंगल पता होना चाहिए। अगर इतना पता चलता है तो हम रिजल्टेंट ये फॉर्मूला यूज करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला यूज करके इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर लेते हैं। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका प्रूफ आप खुद कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या है ट्रायंगल लॉ का? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। बहुत ईजी है। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये दो वेक्टर्स हम ट्रायंगल के दो साइड से दिखा रहे हैं इन द सेम ऑर्डर। ओके, देखिए A का जो भी हेड है B के टेल से कोइंसाइड हुआ है, यानी इनका ऑर्डर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लाइक दिस वन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा, जो कि बचा हुआ साइड है, लाइक दिस वन। सो दिस इज द रिजल्टेंट R विच इज इक्वल टू A प्लस B, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका डायरेक्शन देखेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलिए ये P वेक्टर है, ओके, और यहाँ इसे लेके ये Q वेक्टर है, दिस इज द Q वेक्टर, वेक्टर Q। सो ये दो है जो भी है, ये सेम ऑर्डर में दिखाया हमने। अब इनका रिजल्टेंट जो भी बनेगा, सो रिजल्टेंट इज इट शुड बी लाइक दिस वन। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट R विच इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेम इसको हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए इस केस में ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये वेक्टर R। सो जस्ट इमेजिन दिस ओनली ट्रायंगल। सो यहाँ पे आपको सेम मेथड से आप प्रूव कर सकते हो, इसके लिए सेपरेट प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस P Q cos थीटा। What is theta? Theta is an angle between these two vectors. Okay? इन दोनों वेक्टर में का जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा, दिस एंगल, दिस इज द थीटा।
P is the magnitude of the first vector, Q is the magnitude of the second vector and theta is the angle between these two vector. So ये रिजल्ट का मैग्नीट्यूड. अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे हमने इसके पहले निकाला है. What is alpha? This is that alpha. Alpha is the angle made by the resultant with respect to the first vector. ओके उसी तरह बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो. अब नेक्स्ट लॉ जो भी है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स है तो उनका एडिशन कैसे होगा? बाय यूजिंग दिस पॉलीगॉन लॉ. अब यहाँ पे देखिए, इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड्स ऑफ अ n-साइडेड पॉलीगॉन इन ऑर्डर. ओके एक ही ऑर्डर में उनको दिखाना है. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ, ये ऑफ चाहिए, ऑफ द nth साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे पेंटागन कंसिडर करते हैं. आप ट्राइगोन कंसिडर कर सकते हैं, ओके टेट्रा कंसिडर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे पेंटा कंसिडर कर रहा हूँ. अब मान के चलिए, सो दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज द सेकंड वेक्टर, दिस वन इज द थर्ड वेक्टर, दिस वन इज द फोर्थ वेक्टर, डी वेक्टर. और ये वेक्टर्स जो भी है वो इस तरीके से अरेंज किया हमने कि ताकि वो एक ही ऑर्डर में हो. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया. अब मुझे क्या करना है? सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, अगर ये पेंटागन है तो यहाँ पे पेंटागन, टोटल पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? 5. अब इसमें से हमें कितने वेक्टर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए? 4, यानी n-1. If the number of non-zero vectors are represented by n-1 sides of n-sided polygon. अगर आप n-sided polygon ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ पेंटागन ले रहा हूँ तो 5 साइड्स है, उसमें से n-1 यानी 5-1 4 साइड, 4 वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट किया इन द सेम ऑर्डर. ओके देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द nth साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. सो ये जो भी बचा है, देखिए ये वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर. ये कौन सा है? बी वेक्टर. ये कौन सा है? सी वेक्टर. और ये कौन सा है? डी वेक्टर. अब इस लॉ के हिसाब से इनका ये कहना है ये जो भी बचा हुआ है दिस शुड बी द रिजल्टेंट, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? अपोजिट. ओके सो दिस इज द रिजल्टेंट. सो यह रिजल्टेंट जो भी है विच कैन बी रिटन एज हियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. तो इन चारों वेक्टर का जो भी एडिशन होगा वो होगा आर वेक्टर रिजल्टेंट. सिर्फ ये ए बी सी डी ये सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, और ये जो भी आर है क्लोजिंग साइड से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव बहुत ईजी है. कैसे? देखिए फटाफट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. अब मान के चलिए ए और बी वेक्टर को ऐड करना है. ओके बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ रिजल्टेंट क्या बनेगा? दिस इज द रिजल्टेंट. सो दिस इज द ए प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों एक ही ऑर्डर में थे, तो रिजल्टेंट जो बनेगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर. सो ए प्लस बी वेक्टर. अब इनको हम भूल जाते हैं. अब यहाँ पे 4 साइड्स बचे हैं. अब a प्लस बी वेक्टर एक हो गया और c वेक्टर, इन दोनों को देखेंगे तो एक ही ऑर्डर में है. इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी बनेगा यानी इसका और इसका जो भी रिजल्टेंट बनेगा द रिजल्टेंट इज लाइक दिस वन. ओके ये रिजल्टेंट ऐसे बनेगा. अब ये वेक्टर कौन सा होगा? दिस इज द एडिशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, यानी ये a वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा. अब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो भी है ये अगर d के साथ में ऐड करता हो तो ये एक ही ऑर्डर में है. तो बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ सो r जो भी रहेगा इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये वाला हमें मिल जाएगा. ओके बहुत इजी था. दिस इज अ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स है तो आप पॉलीगॉन का यूज करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो. द लास्ट पॉइंट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स. 2 वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब देखिए अब तक हमने सिर्फ एडिशन देखा है, अब तक सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही थी, हमने सिर्फ एडिशन देखा है.
ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q, इन दोनों वेक्टर का एडिशन जो भी होता है दिस इज द रिजल्टेंट R वेक्टर। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट R वेक्टर। यहाँ तक मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस वन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं। सो दिस इज द P वेक्टर, दिस वन इज द Q वेक्टर, और इन दोनों में का एंगल जो भी है मान के चलिए थीटा दिया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये जो दो वेक्टर्स है, फर्स्ट वेक्टर इज अ P वेक्टर और सेकंड वेक्टर इज अ Q वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी P में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा वो हमें देखना है। सो रिजल्टेंट इज अ P माइनस Q हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जो भी रिजल्टेंट है यानी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना है, P में से Q को मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा यूज नहीं होगा, वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं डिफरेंट कुछ मेथड यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंट वे से लिखता हूँ। सो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? सो R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस ब्रैकेट में माइनस Q वेक्टर। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैंने कुछ अलग ढंग से यहाँ पे से लिखा है, P प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ Q। ओके, अब देखिए ये दो वेक्टर्स का एडिशन है। ओके, कौन कौन से दो वेक्टर का एडिशन है? P वेक्टर है और दूसरा है माइनस Q वेक्टर, इन दोनों का ये एडिशन है। ओके, अगर एडिशन के लिए अब तक हमने बहुत सारे लॉज देखे हैं, पैरेललोग्राम लॉ देखा है, ट्रायंगल लॉ देखा है, पॉलीगॉन लॉ देखा है। ओके, उन्हीं में से हम किसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, लेकिन दो वेक्टर कौन से? P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें यही मिलेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर ये है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो भी Q वेक्टर दिया है इसका मैं अपोजिट वेक्टर लूंगा, यानी माइनस Q वेक्टर लूंगा, और वो माइनस Q वेक्टर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो भी वेक्टर था इसका सिर्फ डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया 180 डिग्री से, तो ये होगा माइनस Q वेक्टर। दिस इज द माइनस Q वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमें दो वेक्टर को ऐड करना है। कौन कौन से दो वेक्टर्स है? एक है P वेक्टर और दूसरा है माइनस Q वेक्टर। ओके, इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, इनको ऐड करना है। ओके, तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि Q वेक्टर की वैल्यू 10 न्यूटन था, ओके, तो माइनस Q वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो 10 ही न्यूटन होगा, -10 नहीं होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका जो भी मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। अगर ये 10 है तो ये ही 10 रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो चुका है। सो दिस माइनस ये जो भी है उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे -10 नहीं लेना है। ओके, क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। अब इन दोनों में का एंगल पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा एंगल? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, अब दो वेक्टर का एडिशन जब हम करते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ पे भी हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट, ओके, दिस वन। सो ये जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, दिस इज अ P प्लस माइनस ऑफ Q, या P माइनस Q मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सो ये रिजल्टेंट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर का यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में पता है। ओके, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, फर्स्ट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे हमने डिसाइड किया था उतना ही है, सो इट्स अ क्यू स्क्वायर प्लस ओके 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। लेकिन यहाँ पे एंगल इन दो वेक्टर में कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा, सो ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सो देयरफॉर 2pq cos theta. So this is a required magnitude of subtraction of two vectors. दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है रिजल्टेंट का, इट इज गिवन बाय दिस वन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ओके, ये था फर्स्ट वन। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब दो वेक्टर का एडिशन हम कर रहे हैं उस वक्त जो भी अल्फा आया था, what is alpha? Alpha is a angle made by the resultant with respect to what? With respect to the first vector, यानी ये अल्फा। सो यहाँ पे कितना आएगा? सो tan of alpha is equals to q sin theta upon p plus q cos theta। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसमें देखा था लास्ट पार्ट में। अब यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे जो भी थीटा है, ओके, जो भी थीटा है यहाँ पे, वो थीटा की वैल्यू अब चेंज हो चुका है। अब वो थीटा कितना आएगा? सो इट्स अ ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू q साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन p प्लस q। अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा का जो भी वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, सो देयरफॉर माइनस q cos थीटा। सो दिस इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी अल्फा की वैल्यू इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। जब सब्ट्रैक्शन होगा तब यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा रिजल्टेंट में और यहाँ पे माइनस आएगा। अगर एडिशन है दो वेक्टर का तो ये दोनों जगह पे प्लस रहेगा, इतना हमें याद रखना है। तो इस हिसाब से हम दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया था वो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सबसे लास्ट में देखा कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।